तमाम बीपीएससी एस्पिरेंट्स का करियर सेपर पर गर्मजोशी से स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। यह सेट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर है, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के अंतर्गत आईएनसी के नरमपंथियों की नीतियों के असेसमेंट और आईएनसी फेज़ 2 पर ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए गए हैं। आइए इस सेट को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कांग्रेस लड़खड़ा रही थी अपने पतन की ओर और भारत में उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक थी एक शांतिपूर्ण मौत में इसकी सहायता करना। किसका कथन है? ये देखिए, लॉर्ड मैकॉले, कैनिंग, डफरिन, कर्जन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कर्जन। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। देखिए, लॉर्ड कर्जन क्या बोले थे? द कांग्रेस वाज टॉटरिंग टू इट्स फॉल। टॉटरिंग मतलब होता है लड़खड़ाना। एंड वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशंस इन इंडिया वाज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। इस तरह का स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में, इम्पोर्टेंट भी है। 2 नंबर देखें। नरमपंथी नेताओं या ओल्ड गार्ड की नीतियों की किस रूप में आलोचना की गई थी? ऑप्शन देखें। राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, राजनीतिक लेन देन, पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन, पॉलिटिकल एक्सचेंज, पॉलिटिकल बार्गेनिंग। तो इसका ऑब्वियस आंसर हो जाएगा ए, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। ये टर्म याद रखें, बहुत चर्चित टर्म है। 3 नंबर देखें। यह सर्वोत्तम रूप में एक अवसरवादी आंदोलन था। इसने देशद्रोहों और रूढ़िवादियों के लिए मौकों को खोल दिया। इसने देश प्रेम के नाम में व्यापार करने में कुछ लोगों को सशक्त बनाया। किसने लिखा? तो देखें, ये लाला लाजपत राय का ये कथन था, उन्होंने ही लिखा था। इट वाज एट बेस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट। इट ओपन्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रीचरीज एंड हिपोक्राइट्स। It enabled some people to trade in the name of patriotism। ये लाला लाजपत राय का कथन था। आंसर इसका बी हो गया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में या अन्य कमीशन के एग्ज़ाम्स में, तो इसको भी याद रखना चाहिए। 4 नंबर देखें। मैं ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार हूँ क्योंकि मेरे साथ ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी मेरे अपने लोगों और मेरे अपने देश के साथ वफादारी जैसा है। मैं ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार हूँ क्योंकि मैं स्वशासन से प्रेम करता हूँ। वर्ष 1887 में किस नरमपंथी नेता ने ऐसा कहा था? 1887 और नरमपंथी नेता। अब ऑप्शन देखिए। बीसी पाल, लाला लाजपत राय, एमएन रॉय, बाल गंगाधर तिलक। सारे के सारे नरमपंथी के उलट। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए यूनिक है क्योंकि 1887 तक में बीसी पाल जो थे वो मॉडरेट थे, यानी नरमपंथी नेता थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बीसी पाल। उन्होंने ही ऐसा कहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादारी की बात और उसका कारण से भरा हुआ ये स्टेटमेंट है और ये कंफ्यूज करेगा लड़कों को, क्योंकि बीसी पाल लाल बाल पाल का ही बीसी पाल है। तो ये लोग जाने माने नरमपंथी ग्रुप थे, इसलिए ये क्वेश्चन अहम है। और 1887 में वे नरमपंथी ही थे कांग्रेस के अंदर। तो आंसर इसका ए हो गया।
5 नंबर देखें, नौरोजी मेहता, वाचा, गोखले, बनर्जी आदि के प्रयासों से निम्नलिखित में कौन से परिणाम निकले? ऑप्शन देखें, पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 की नियुक्ति, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 का अधिनियम, आईसीएस की परीक्षा एक साथ लंदन और भारत में आयोजित करने के लिए वर्ष 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक संकल्प लाया गया, यानी रिजोल्यूशन लाया गया, भारतीय व्यय पर वेलबी कमीशन 1895 की नियुक्ति। तो ये सब फैक्ट याद कर लीजिए, सारे ऑप्शन सही है, आंसर इसका ई चला जाएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, सर दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि भारतीय समाज में बहुत प्रगतिशील तत्व थे और सच्चे देशभक्त थे। वे भारत का चतुर्दिक प्रगति और आधुनिकीकरण चाहते थे, अर्थात सामाजिक सुधार, आधुनिक शिक्षा, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास। वे उत्कंठ इच्छा के साथ भारतीय समाज की तरक्की चाहते थे और ब्रिटिश रूल की कठोरता को कम करने का काम किए। इनकी विधियां प्रार्थनाओं, दबाव और विरोधों का था। इनका जो मेथड था ये प्रार्थना के द्वारा था, दबाव के द्वारा और विरोधों के द्वारा था, और इन सभी विधियों से राजनीतिक परिपक्वता को स्थापित किया गया उस समय। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं, चारों ऑप्शन सही हैं इसमें। ये सब हुआ इन लोगों के प्रयास से। आंसर इसका ई जाएगा, ऑल आर करेक्ट। 6 नंबर देखें, ड्रेन थ्योरी के संदर्भ में कौन विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखें, ब्रिटेन द्वारा भारत के संसाधनों का औपनिवेशिक दोहन, ब्रिटेन द्वारा भारत के प्रतिभाओं का औपनिवेशिक दोहन, नौरोजी दत्त वाचा व अन्य द्वारा लोकप्रिय बनाया गया भारत में ब्रिटेन की आर्थिक भूमिका का खुला आरोप, भारत में ब्रिटिश शासन को विद्वेषित और तंग करने का गर्मपंथी नेताओं द्वारा इस्तेमाल किया गया एक सुविधाजनक छड़ी। तो देखिए, इसमें असत्य कथन है आपका बी नंबर। ड्रेन थ्योरी से संबंधित ए सी डी सत्य है, इसको आप फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। असत्य कथन आपका बी हो गया। नरमपंथी नेताओं का सबसे महान कार्य शायद यही था, भारत पर ब्रिटिश रूल का आर्थिक प्रभाव का आकलन करना, यानी एसेस करना। उन्होंने जनता का ध्यान भारतीय गरीबी के तथ्य पर केंद्रित किया और व्याख्या किया कि यह गरीबी बड़े पैमाने पर ब्रिटेन द्वारा भारत के आर्थिक संसाधनों का औपनिवेशिक दोहन का नतीजा है। तो आप समझ गए ड्रेन थ्योरी क्या है, और आप ACD फैक्ट के रूप में याद कर लें। ड्रेन थ्योरी के अंतर्गत ये सब लाइन इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सी अवधि भारतीय राष्ट्रवाद का सीड टाइम था, यानी बीज बोने वाला टाइम, जिसमें राष्ट्रवादियों ने बीजों को अच्छी तरह और गहराई में बोया। तो ये कौन सी अवधि थी? देखिए, 1858 से 1905, 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। तो ये BCD कांग्रेस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज का टाइम पीरियड है। लेकिन इसमें जो कहा गया है भारतीय राष्ट्रवाद का सीड टाइम का कौन सा पीरियड होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1858 से 1905। ये याद रखिए। और नीचे के तीनों ऑप्शन क्रमशः INC का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज है, इसको भी याद रख सकते हैं अलग से।
8 नंबर देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय चरण से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। दूसरा चरण कौन सा था आईएनसी का? ऑप्शन देखें 1900 से 1919, 1905 से 1919, गर्मपंथ का उदय, आमूलचूल परिवर्तन की राजनीति का उदय। तो इसमें देखिए ऊपर का दोनों जो पीरियड दिया हुआ ये असत्य है। कांग्रेस का द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ? 1919 से 1905 से 1919। हाँ, ये बी सी डी सही है, इसमें असत्य हो गया, इसमें ए। आंसर इसका ए जाएगा। 1905 से 1919 का पीरियड सेकेंड फेज है और उस फेज को राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है और राइज ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो बी सी डी सही है सेकेंड फेज के मामले में, ऑप्शन ए गलत है। 9 नंबर देखें, एंग्री यंग मैन ने कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अंगीकार करने की वकालत की। इसकी प्राप्ति किस विधि से करनी थी? ऑप्शन देखें, प्रार्थनाओं से, दबाव व विरोधों से, अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिर्भर तरीके से, अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र तरीके से। तो ये जो ए और बी ऑप्शन है ये नरमपंथियों का था मेथड, जैसे नौरोजी वगैरह थे, मेहता थे, वाचा, गोखले, बनर्जी, ये सब इनका तरीका था प्रार्थना और दबाव या विरोध। तो ए भी तो होगा नहीं। एंग्री यंग मैन के बारे में पूछा गया है जो सेकेंड फेज तक आ गया, ये लोग आ गए सामने। तो इनका जो मेथड था, विधि थी इनकी, अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र तरीका था। तो इसमें सी डी सही है, आंसर ई हो गया। 10 नंबर देखें, कांग्रेस के भीतर नए और अपेक्षाकृत जवान समूह का उदय हुआ जो कहा जाने लगा। तो ये जो ग्रुप तैयार हुआ न्यू और यंगर ग्रुप जो तैयार हुआ कांग्रेस के भीतर, उसे क्या कहा जाने लगा? देखें, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, मॉडरेट ग्रुप, मॉडरेट पार्टी। तो ये मॉडरेट वाला तो होगा नहीं, नरमपंथी वाला होगा नहीं, तो आपको ए और बी में ही ढूंढना है। तो ए और बी में बी सही है, गर्मपंथी पार्टी कहा गया। ग्यारह नंबर देखें, कांग्रेस पार्टी में टूट की प्रक्रिया शुरू हुई जब, ऑप्शन देखें, तिलक नरमपंथियों के साथ सामाजिक सुधार के प्रश्न पर गंभीर रूप से असहमत हुए। सेंटेंस सेम है, सिर्फ चेंज किया गया है, सुधार के साथ छेड़छाड़ हुआ है। देखिए, सामाजिक सुधार, बी नंबर ऑप्शन में धार्मिक सुधार है, सी नंबर ऑप्शन में आर्थिक सुधार है, डी नंबर में शैक्षिक सुधार है। तो आप बड़े ऑप्शन से डरे मत, आप देखें कि क्या सेट किया हुआ है और कहाँ पकड़ना है। तो आपको ये सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। तो किस तरह के सुधार पर तिलक मॉडरेट्स के साथ असहमत हुए? तो देखिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सामाजिक सुधार के प्रश्न पर ऐसा हुआ। 11 का ए हो गया आंसर, बाकी के ऑप्शन गलत हुए। 12 नंबर देखें, तिलक और उनके समूह ने किन्हें पूना सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया? ऑप्शन देखें, रानाडे, गोखले, मेहता, तैयब जी। तो ये रानाडे और गोखले दो लीडर थे जाने माने, जिसको तिलक ने और उसके ग्रुप ने
पूना सार्वजनिक सभा के कंट्रोल से बिल्कुल हटा दिया, आउस्ट कर दिया। तो ये दोनों सही है, आंसर हो गया इसका भी ई। और ये काम हुआ था जुलाई 1895 में, ये भी याद रखिए। 13 नंबर तक है, द डेक्कन सभा नामक एक अलग राजनीतिक संगठन किसने संगठित किया? ऑप्शन देखे, रानाडे, गोखले, तिलक, तैयब जी। तो जब गोखले को आउस्ट किया गया, यानी कि पूना सार्वजनिक सभा से हटाया गया तिलक और उसके ग्रुप के द्वारा, तो गोखले ने इस तरह का एक अलग राजनीतिक संगठन को ऑर्गेनाइज किया। आंसर इसका बी हो जाएगा। 14 नंबर देखें, अपोलॉजी अफेयर पर किसने किसको राष्ट्रीय राजनीति से बड़ी चालाकी और कुशलता से हटा दिया? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अपोलॉजी आप जानते हैं, माफ़ी मतलब कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना एपोलॉजी कहलाता है। तो ये टर्म याद रखिए। एपोलॉजी अफेयर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, कौन लीडर थे? ये गोखले थे। और इस मुद्दे पर किसने किसको नेशनल पॉलिटिक्स से आउट मैनूवर्ड किया, बड़ी चालाकी और कुशलता से हटा दिया? ये तिलक थे। तो आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तिलक ने गोखले को। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब आ जाए तो बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे ज़रूर, और जिनकी स्टडी अच्छी है वो बना पाएंगे। तो आंसर देखें इसका सी हुआ। और ये एपोलॉजी अफेयर क्या था, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम दे देते हैं। देखिए, इंग्लैंड में रहते हुए गोखले ने 1887 में मैनचेस्टर गार्जियन को पूना में प्लेग कमीशन के व्यवहार की भर्त्सना करते हुए, कंडेम करते हुए एक पत्र लिखा। यह पत्र और इसी विषय पर लंदन में गोखले का भाषण भारत सचिव को नींद से जगाया, यानी उसको अलार्म किया, जिन्होंने इसके बदले बॉम्बे के गवर्नर को इस मामले में छानबीन करने की आज्ञा देते हुए लिखा। गोखले के बॉम्बे वापस आने पर लॉर्ड सैंडहर्स्ट द्वारा उनसे प्लेग कमिश्नर्स के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि करने को कहा गया। गोखले ने स्वयं को घिरा हुआ पाया, कॉर्नर्ड पाया। उन्होंने सरकार को एक अनक्वालिफाइड एपोलॉजी ऑफर किया और पब्लिकली एडमिट किया कि उन्हें मिस इन्फॉर्म किया गया था, गलत सूचना दी गई थी। यही था एपोलॉजी अफेयर, जिस पर तिलक ने गोखले को राष्ट्रीय राजनीति से आउट मैनूवर्ड कर दिया। यद्यपि दोनों के बीच प्रेम में कोई कमी नहीं थी, कोई लव लॉस्ट नहीं हुआ था। तो ये था एपोलॉजी अफेयर। आंसर इसका सी हुआ। 15 नंबर देखें, किस पर एक कच्चा रीढ़ का लेबल लगा? ऑप्शन देखें, गोखले, गांधी, नौरोजी, वाचा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गोखले पर इस तरह का आरोप लगा, ये लेबल लगा कि कच्चा रीढ़ का है, और ये एपोलॉजी अफेयर के चलते ऐसा उन्हें कहा गया। देखिए, रीढ़ का शाब्दिक अर्थ है REED। रीढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? लंबे घास का एक प्रकार जिसका स्टेम खोखला होता है और जो वाटर रीड बेड्स के आसपास ग्रो करता हो, यानी ऐसा घास जो कि तुरंत टूट जाए। तो कहने का कमजोरी से इसका संबंध है। देखिए, कच्चा रीढ़ जो यहाँ कहा गया है, इसका अर्थ है बिना रीढ़ का व्यक्ति जो सरकार द्वारा ब्रोबीटन किया जा सके, यानी इंटिमिडेट किया जा सके, उन्हें डराया धमकाया जा सके आसानी से। तो इस प्रकार यह सेट व्याख्यापूर्ण तरीके से हल हुआ। आगे और सेट कैरियर सेपर पर लाए जाएंगे, तब तक आप वीडियो वॉच करें और स्वयं को बूस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।